हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था खाद और उर्वरक के अंतर्गत। अपने सबसे पहले पढ़ा कौन सी आपके स्थूल कार्बनिक खाद पढ़ी और स्थूल कार्बनिक खाद में अपने गोबर की खाद पढ़ ली। अपन ने दूसरा पढ़ा कंपोस्ट, उसके बाद में पढ़ा अपन ने वर्मी कंपोस्ट। अब अपन देखते हैं अपने नेक्स्ट हरी खाद, यानी अपन आ जाते हैं कहाँ पर, हरी खाद के ऊपर। हरी खाद किसे कहते हैं? तो हरी खाद जो होता है, उस हरी खाद का मतलब होता है कि आपके जो दलहनी और अदलहनी फसलें होती हैं, क्या होता है, जो दलहनी और अदलहनी जो फसलें होती हैं उनको अपन क्या करते हैं, उनकी पुष्पन अवस्था के ऊपर, और जो उनकी पुष्पन अवस्था होती है वो लगभग 40 से 50 दिन होती है, उस पुष्पन अवस्था पर काट कर क्या करते हैं, यानी मृदा में दबा देते हैं। कहाँ दबा देते हैं? मृदा में दबा देते हैं, जिसके फलस्वरूप अपने को क्या होता है, यानी मृदा में कार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं। उसको अपन क्या कहते हैं? हरी खाद कहते हैं। फिर बात करते हैं हरी खाद की कौन कौन सी फसलें उपयुक्त रहती हैं। तो हरी खाद के रूप में देखो, दलहनी और अदलहनी अपन ने शब्द यहाँ पर बोला था। तो दलहनी के अंतर्गत अपन काम में लेते हैं सनई, डेचा, गंवार, लोबिया, मूंग, मोठ, ये काम में अपन लेते हैं। और इसी प्रकार अपन जो अदलहनी क्रॉप्स होती हैं उनमें अपन मक्का, जवार काम में लेते हैं। तो पहले अपन देखते हैं हरी खाद की डेफिनेशन। यहां लिखते हैं दलहनी व अदलहनी फसलों को उनकी पुष्पन अवस्था पर, अब कोष्टक में यहां पुष्पन अवस्था अपन कितने लिख देंगे, 40 से 50 दिन लिख देंगे। कितना लिख देंगे? 40 से 50 दिन लिख देंगे। पुष्पन अवस्था पर मृदा में मिलाना, ठीक है। और मृदा में मिलाने के बाद में जो भी अपने को कार्बनिक पदार्थ मिलते हैं, उन कार्बनिक पदार्थों को अपन क्या कहते हैं, यानी अपने हरी खाद कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, यानी अपन ने अभी देखा कि दलहनी क्रॉप्स के रूप में तो अपन कौन सी काम में ले सकते हैं और अदलहनी रूप में कौन सी काम में लेते हैं। तो दलहनी हरी खाद की फसलें, यहां लिखो हरी खाद की फसलें। और हरी खाद की फसलों के रूप में अपन ने लिया पहला दलहनी। दलहनी के अंतर्गत देखो अपन ने ले लिया सनई, डेचा, गंवार, लोबिया, मूंग, मोठ आदि, ठीक है। और अदलहनी जो क्रॉप्स हैं, उन अदलहनी क्रॉप्स के अंतर्गत अपने लिया जवार, मक्का। आगे समझ में, यानी आपको याद रखना है दलहनी कौन सी काम में लेते हैं और अदलहनी कौन सी काम में लेते हैं। चलो, इसके बाद आती है हरी खाद की विधियां। जो हरी खाद के देने की विधियां होती हैं, वो देने की विधियां अपन पढ़ते हैं। हरी खाद देने की विधियां देखो, हरी खाद देने की दो विधियां पर अपने काम में आती हैं। एक आती है आपके इन सिचु, इन सिचु। इन सिचु का मतलब होता है आपने जिस खेत में फसल उगाई है, जिस खेत में फसल उगाई है उसी में आप उसको दबा रहे हो। तो यहां पर अपन लिखते हैं जिस खेत में फसल उगाते हैं उसी में दबाना। जिस खेत में फसल उगाते हैं उसी में दबाना क्या कहलाता है? आपका इन सिचु कहलाता है। क्या कहलाता है? इन सिचु कहलाता है। अब इन सिचु के अंतर्गत यानी अपन कौन कौन सी, इस विधि में अपन कौन कौन सी फसलों का प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने इसके अंतर्गत अपन क्या करें, खेत में डेचा उगाए, डेचा उगाकर उसको मृदा में दबा दें। अपन सनई उगा दें, उसको मृदा में दबा दें। गंवार है, लोबिया है, ऐसी क्रॉप्स को अपन क्या करें, यानी खेत में उगाए और खेत में उगाकर उनको उनके पुष्पन अवस्था पर मृदा में दबा दिया। वो विधि कौन सी हो गई? आपकी इन सिचु विधि हो गई। उसके बाद में दूसरी जो विधि आती है वो आती है ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग। ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग
ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग का जो दूसरा यूज अपन यानी दूसरा शब्द काम में लेंगे वो लेंगे एक्सिचू। एक्सिचू अब देखो इसका जो मतलब होता है वो ये होता है कि अपन ग्रीन लीफ, लीफ का मतलब पत्तियां, अपन क्या करेंगे कुछ सदाबहार पौधे होते हैं उनके पेड़ों की पत्तियां, जो पत्तियां या कोमल टहनियां होती हैं वो टहनियां लाकर यानी दूसरी जगह से लाकर अपन क्या कर रहे हैं, मृदा में दबा रहे हैं। तो अपन यहां लिख देते हैं पेड़ों की पत्तियां, टहनियां या कोमल टहनियां लिखना शब्द, कोमल टहनियां लाकर मृदा में दबाना, लाकर मृदा में दबाना। दोनों में डिफरेंस समझा आपने? यानी एक में आप क्या कर रहे हो, मृदा खेत में उगा रहे हो और उसी खेत में आप क्या कर रहे हो, उसको दबा रहे हो। और जो दूसरी विधि अपने पढ़ी उस दूसरी विधि में अपन ने क्या देखा कि आप क्या कर रहे हो, यानी पेड़ पौधों की पत्तियां ला रहे हो और पेड़ पौधों की पत्तियां लाके आप क्या कर रहे हो, आपके खेत में काम में ले रहे हो। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर अपन कौन कौन से पेड़ पौधों की पत्तियां काम में ले सकते हैं। तो देखो यानी यहाँ पर अपन करंज का प्रयोग कर सकते हैं, जो करंज की पत्तियां होती है उनका यूज कर सकते हैं। जो अमलताश होता है, अमलताश होता है उस अमलताश की पत्तियों का यूज कर सकते हैं। जो आपका सफेद आक होता है, क्या होता है, जो आपका सफेद आक होता है इसका प्रयोग आप कर सकते हो। आप सदाबहार का प्रयोग कर सकते हो, इसका प्रयोग कर सकते हो, सदाबहार का प्रयोग भी कर सकते हो। तो इन पेड़ पौधों की पत्तियां लाके आप क्या कर रहे हो, मृदा में दबा रहे हो। फिर बात आती है, यहां से आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दक्षिणी भारत में कौन सी विधि अपनाई जाती है, इन दोनों विधियों में से दक्षिणी भारत में कौन सी विधि अपनाई जाती है। तो आपको बताना है जो ग्रीन लीफ मैन्यूरिंग होता है वो आपके कौन से भारत में अपनाया जाता है, दक्षिणी भारत में अपनाया जाता है। आ गया समझ में? चलो इसके बाद आगे देखते हैं, यानी कुछ अपन ने जो फसलें काम में ली हैं और उनमें लिए हैं अपन ने सनई, डेचा, गंवार, लोबिया। देखो ये फसलें यानी कितना का नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है और इन फसलों का कहां कहां प्रयोग अपन करते हैं, ये चीज अपने को पढ़ना है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अपने लेते हैं सनई। कौन सी क्रॉप ले रहे हैं, अपने सनई अपन काम में ले रहे हैं। ये जो सनई है ये सनई लगभग अपने 80 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यानी आपके ये पूछा जा सकता है कि सनई कितना केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, कितना केजी नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। तो आपको बताना है 80 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। फिर बात आती है यानी कौन सी मृदाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, इसका प्रयोग कौन सी मृदाओं में कर सकते हैं। तो जो भारी मृदाएं होती हैं, कौन सी भारी मृदाएं होती हैं उनमें अपन क्या कर सकते हैं, यानी उस मृदा को सुधारने के लिए आप सनई का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी कंडीशन यानी कोई विशेष और यानी अपने उत्तरी भारत में हरी खाद, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तरी भारत में हरी खाद की सर्वोत्तम फसल कौन सी है। तो उत्तरी भारत में आपके हरी खाद की जो सर्वोत्तम फसल बताओगे वो बताओगे आप सनई। भारत में सर्वोत्तम फसल किस रूप में, हरी खाद के रूप में। यहाँ आपको फिर एक चीज और पूछी जा सकती है कि हरी खाद के रूप में या आप सनई की कितनी बीज दर रखते हो, यानी सीड रेट पूछी जा सकती है किस रूप में, हरी खाद के रूप में। तो आपको बताना है 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना बताना है, 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। यानी अपन ने इसमें क्या क्या देखा, इसमें अपन ने देखा कि जो सनई की क्रॉप है वो लगभग 80 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। इसका प्रयोग अपन भारी मृदाओं में कर सकते हैं। उत्तरी भारत में सर्वोत्तम हरी खाद की फसल मानी जाती है और इसकी जो सीड रेट होती है वो कितनी होती है, 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, इसके आगे देखो दूसरी क्रॉप अपन लेते हैं डेचा। कौन सी ले रहे हैं अपन, डेचा। अब बात आती है यानी इसका बॉटनिकल नेम आता है सेसबेनिया रोस्ट्रेटा, सेसबेनिया रोस्ट्रेटा। जो सनई जो डेचा है इस डेचे का प्रयोग अपन क्या करते हैं, यानी पहले तो देखो इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लो। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है 75 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना केजी करता है, 75 केजी प्रति हेक्टेयर तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यानी पहली कंडीशन अपन ने देख ली इसका फिक्सेशन, और फिक्सेशन कितना आया, 75 केजी प्रति हेक्टेयर। इसके बाद में आता है यानी
इसका प्रयोग अपन कौन सी मृदाओं में कर सकते हैं? इसका प्रयोग अपन कौन सी मृदाओं में कर सकते हैं? तो इसका प्रयोग अपन वही भारी मृदाओं में कर सकते हैं। कौन सी मृदाओं में कर सकते हैं? भारी मृदाओं में इसका प्रयोग कर सकते हैं। फिर बात आती है यानी जो आपके लवणीय मृदाएं होती है, उन लवणीय मृदाओं को सुधारने का के लिए जो हरी खाद की सर्वोत्तम फसल होती है वो कौन सी होती है? ढेंचा होती है। तो लवणीय मृदाओं को सुधारने की सर्वोत्तम फसल, सुधारने की के लिए हरी खाद की सर्वोत्तम फसल कौन सी हो गई? आपके ढेंचा हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं इसके सीड रेट की, यानी आपके जो ढेंचा होता है इस ढेंचे की यानी अपन हरी खाद के रूप में कितने सीड रेट रखते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना बताना है? 60 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर अपन क्या करते हैं? ढेंचे की सीड रेट रखते हैं। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्रॉप देखते हैं। नेक्स्ट क्रॉप में अपन देख लेते हैं गवार। नेक्स्ट क्रॉप गवार। ठीक है, चलो पहली कंडीशन अपन नाइट्रोजन फिक्सेशन देखें तो देखो आपका जो गंवार है वो 65 केजी प्रति हेक्टेयर क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कितना करता है? 65 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दूसरी कंडीशन यानी ये तो स्त्रीकरण की जो बात हो गई वो अपने बातें कर ली। इसके बाद अपने ये कहते हैं कि इसका प्रयोग कौन सी मृदाओं में किया जा सकता है? तो जो भी हल्की मृदाएं हैं उन हल्की मृदाओं में आप क्या कर सकते हैं? आपके जो गंवार होता है उस गंवार का हरी खाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद आता है यानी राजस्थान के लिए, अर्थात यहाँ देखो मैं दो चीज लिख रहा हूं, एक राजस्थान या आपके उत्तरी वो यानी शुष्क क्षेत्र, यहाँ लिख देता हूं राजस्थान या शुष्क क्षेत्रों के लिए हरी खाद की सर्वोत्तम फसल। शुष्क क्षेत्रों के लिए हरी खाद की सर्वोत्तम फसल कौन सी हो गई? आपके गंवार हो गई। फिर बात करते हैं इसकी सीड रेट। तो देखो जो गंवार होता है उसकी हरी खाद के रूप में अपन सीड रेट काम में लेते हैं 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना काम में लेते हैं फ्रेंड्स? 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर अपन काम में लेते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्रॉप के रूप में देखते हैं लोबिया। क्या देखते हैं? लोबिया यानी आपका चौला। चौला भी क्या करता है? क्योंकि दलहन पल्सेज है तो क्या होगी? आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेगी। अब देखो यहाँ पर लोबिया जो होता है वो लोबिया लगभग आपके 60 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। कितना करता है? 60 केजी प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। इसी के बाद में अपन 60 केजी, ये तो अपने क्या देख लिया? इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन देख लिया कि अपने 60 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। दूसरी कंडीशन आती है कि इसका प्रयोग अपन कौन सी मृदाओं में कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसका प्रयोग अपन वही हल्की मृदाओं में कर सकते हैं। ठीक है, यानी सनई और ढेंचा का प्रयोग अपन भारी मृदाओं में कर सकते हैं और जो आपके गंवार और लोबिया है उसका प्रयोग अपन हल्के मृदाओं में कर सकते हैं। फिर बात आती है यानी इसका जो ये लोबिया है इसका हरी खाद के रूप में कितनी सीड रेट रखते हैं? तो यहाँ आपको बताना है 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर। कितना बताना है? 40 से 45 केजी प्रति हेक्टेयर अपन क्या करते हैं? इसकी सीड रेट रखते हैं, बीजदर रखते हैं। तो एक बार फिर बात कर ले तो चलो साथ में ही मैं बता देता हूँ मूंग मोठ, मूंग और मोठ, क्योंकि मूंग मोठ में अपन एग्जांपल किसका देखा था? दलहनी क्रॉप्स का देखा था। दलहनी क्रॉप्स के अंतर्गत अपन हरी खाद के रूप में मूंग मोठ का प्रयोग भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपन बात कर लेते हैं मोस्टली और कुछ भी नहीं पूछेगा आपको, यहाँ पर डायरेक्ट पूछेगा सीड रेट कि हरी खाद के रूप में मूंग मोठ की सीड रेट कितने रखते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर। ठीक है, आ गया समझ में? वापस एक बार थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं। सनई सर्वोत्तम उत्तरी भारत के लिए 80 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन, भारी मृदाओं के लिए उपयोग और बीज दर रखते हैं 50 से 60 केजी प्रति हेक्टेयर। जो ढेंचा होता है 75 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, भारी मृदाओं के लिए उपयुक्त होती है, लवणीय मृदाओं को सुधारने के लिए हरी खाद की सर्वोत्तम फसल। फिर आता है गंवार 65 केजी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, हल्के मृदाओं के लिए उपयुक्त होता है। राजस्थान या जो शुष्क क्षेत्र होते हैं उनके लिए हरी खाद की सर्वोत्तम फसल मानी जाती है। उसके बाद आता है लोबिया 60 केजी प्रति हेक्टेयर क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, हल्की मृदाओं के लिए उपयुक्त रहता है। और उसके बाद में यानी देखते हैं इसकी सीड रेट, तो आपके जो 40 से 45 केजी होती है वो हरी खाद के रूप में अपन लोबिया की सीड रेट रखते हैं। और उसके बाद देखते हैं मूंग मोठ, यानी इसके अपन सीड रेट काम में लेते हैं हरी खाद के रूप में 20 से 25 केजी प्रति हेक्टेयर।
ठीक है। इसके बाद में देखो अब बात करते हैं अपन, यानी अपने को जो आपका जो भी हरी खाद है, उस हरी खाद की फसल के अपघटन के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? हरी खाद की फसल के जो अब हरी खाद की फसल का अपघटन होता है उसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो यहां पर ने देखा हरी खाद की फसल के लिए, हरी खाद की फसल के लिए, फसल के अपघटन के लिए, फसल के अपघटन के लिए तापमान, ठीक है। और अपघटन के लिए जो टेम्परेचर आप याद रखोगे वो टेम्परेचर याद रखोगे 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इस कंडीशन में जो भी आपका कार्बनिक पदार्थ था, जो भी आपके यानी अपन ने जो फसल डाली उसका अपघटन होगा, और वो अपघटन कितने पर होगा? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, ठीक है। ये तो अपन ने क्या देखा? हरी खाद देख ली। इसके बाद चलते हैं अपन सांद्र कार्बनिक खाद, यानी स्थूल की अपने कंप्लीट देख ली। स्थूल के बाद में आ जाते हैं अपने सांद्र कार्बनिक खाद। और सांद्र कार्बनिक खाद के लिए अपन ने क्या बोला था कि उसमें क्या होता है? पोषक तत्वों की मात्रा तो ज्यादा होती है और आपके जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो क्या होते हैं? कम होते हैं। तो चलो यहाँ पर अपन देखते हैं सांद्र कार्बनिक खाद। सांद्र कार्बनिक खाद, अब देखो इसके अंतर्गत सांद्र कार्बनिक खाद के अंतर्गत यानी एग्जाम्पल अपन ने देखा था खलियां। क्या देखा था? खलियां देखा था। खलियां मैंने पहले ही बता दिया कि खलियां कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है खाद्य खली और दूसरी होती है अखाद्य खली, ठीक है। एक होता है खाद्य खली और दूसरा क्या होता है? अखाद्य खली होता है। जो खाद्य खलियां होती है इनका प्रयोग अपन पशुओं को खिलाने के रूप में काम में लेते हैं। तो यहाँ पर देखा कि खाद्य खलियां होती है उनका प्रयोग किसमें करते हैं? पशुओं को खिलाने में करते हैं। फिर बात आती है आपके अखाद्य खलियां, तो इसका प्रयोग अपन मृदाओं को सुधारने में करते हैं, ठीक है। अब चलो यानी इसके अंतर्गत आप देखो कि खाद्य खलियों के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल अपन देखते हैं। तो यहाँ पर अपन ये कहते हैं कि जो आपके मूंगफली की खली होती है, मूंगफली की खल होती है, वो किसको अपन खिलाते हैं? खिलाते हैं नहीं खिलाते? पशुओं को खिलाते हैं। तो मूंगफली की खली होगी। फिर अपन कहते हैं जो कॉटन की खली होती है यानी कपास की खली होती है, उसका प्रयोग भी अपन क्या करते हैं? पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं। जो आपका तिल होता है उस तिल की खली भी अपन क्या काम में लेते हैं? पशुओं को खिलाने के लिए काम में लेते हैं। सरसों की जो खली होती है उसका प्रयोग भी अपन किसके काम में लेते हैं? आपके यानी पशुओं को खिलाने के लिए काम में लेते हैं। यहाँ पर आपको 2 यानी ओनली, हालांकि देखो सारी चीजें आगे कंपटीशन की बात करते हैं तो सभी कंपटीशन में आपके यानी एनपीके ध्यान रखना होता है, लेकिन जेट में इतना लेवल नहीं होता है। जेट में आपको ओनली मूंगफली की खली या जो कपास की खली या जो तिल की खली या सरसों की खली में ओनली आपको क्या याद रखना है? नाइट्रोजन याद रखना है। तो यहाँ पर बात करें, मैं बात कर रहा हूँ मूंगफली की खली की, तो मूंगफली की खली में कितना % नाइट्रोजन होता है? 7.2% होता है। आपको ये यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हालांकि वो चीज और अब बताऊंगा मैं, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना कि जो भी आपके खाद्य खलियां होती है उनमें सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किसमें होती है? मूंगफली की खली में होती है। और यदि वैसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा नाइट्रोजन किस खली में होती है, यानी कोई आपके शब्द नहीं देता है खाद्य और अखाद्य, तो आपको बताना है कुसुम की खली में। और कुसुम की खली में कितना होता है? 7.9% होता है या 7.8% का ऑप्शन आपको मिल सकता है। दोनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है, 7.8 या 7.9। तो यहाँ पर देखा मूंगफली की खली 7.2% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। और मैं लिख देता हूं यहाँ पर खाद्य में सर्वाधिक, खाद्य में सर्वाधिक याद रखना। मैंने पहले ही आपको 2 यानी बता दिया है। अखाद्य की बात की जाए तो कुसुम बताना है और खाद्य की बात की जाए तो आपको मूंगफली की बतानी है। कॉटन आते हैं, कॉटन की जो खली होती है इसमें कितना % नाइट्रोजन होता है? यानी 6.5% होता है। और उसके बाद आ जाते हैं तिल की खली, इसमें कितना होता है? 6.2% नाइट्रोजन होता है। और उसके बाद में चलते हैं सरसों की खली, सरसों की खली में कितना % नाइट्रोजन होता है? 5.1% नाइट्रोजन होता है। तो ये तो अपन ने बात कर ली किसकी? खाद्य खलियों की। अब आ जाते हैं अखाद्य खलियां। अखाद्य खलियां
अखाद्य खलियों के अंतर्गत देखो करंज की हो सकती है, महुआ की हो सकती है, अरंडी की हो सकती है, कुसुम की हो सकती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको ओनली यानी सबसे ज्यादा वाली बता देता हूँ, कुसुम की खली। किसकी खली? कुसुम की खली। कुसुम की खली में नाइट्रोजन मैंने पहले बता दिया आपको, और बता रहा हूँ कितना होता है, 7.8% या 7.9%, दोनों ऑप्शन 9 में से कोई भी ऑप्शन आपको मिल सकता है। फिर बात आती है कुसुम की खली के बाद में अपन चलते हैं नीम की खली, यानी कुसुम की खली के बाद में चलते हैं नीम की खली। देखो नीम में जो निम्बोली होती है उसमें एक तत्व पाया जाता है, कौन सा? एजाडिरेक्टिन। कौन सा तत्व पाया जाता है? एजाडिरेक्टिन तत्व पाया जाता है जो कीटनाशक का काम करता है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो नाइट्रोजन कितनी होती है, 5.2% होती है, और दूसरी आप बता दोगे एजाडिरेक्टिन तत्व, यानी तत्व कौन सा होता है? एजाडिरेक्टिन तत्व होता है, और जो क्या काम करता है? कीटनाशक का काम करता है। फिर आते हैं नेक्स्ट करंज की खली। कौन सी आ जाती है? करंज की खली। देखो करंज की जो खली होती है, इस करंज की खली में आपके 3.9% क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। कितनी होती है? 3.9% नाइट्रोजन पाई जाती है करंज की खली में। और आगे चलते हैं महुआ की खली। महुआ में कौन सा तत्व पाया जाता है? यानी सेपोनिन पाया जाता है। तो पहली कंडीशन तो आप ये लिख लो कि महुआ में तत्व कौन सा होता है? सेपोनिन होता है। और अब इसके बाद में नाइट्रोजन की बात करें तो इसमें नाइट्रोजन होती है 2.5%। ठीक है, सेपोनिन तत्व। दो चीज अपन ने इसमें बताई। नंबर 1 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है? 2.5%, और तत्व कौन सा पाया जाता है? सेपोनिन पाया जाता है। इसी के बाद में बात करें अरंडी की, तो देखो अरंडी में तत्व कौन सा होता है? रिसिनीन। कौन सा होता है? अरंडी में तत्व रिसिनीन होता है। और जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 4.3%। कितनी होती है? 4.3% होती है, और तत्व कौन सा होता है? रिसिनीन। तो यहां से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, नाइट्रोजन भी पूछी जा सकती है, और उसमें कौन सा तत्व पाया जाता है वो भी पूछा जा सकता है। यहां मैंने आपको बताया कि मूंगफली की खली यानी खाद्य खलियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन 7.2। यहां देखो कुसुम की खली यानी नाइट्रोजन 7.8 या 7.9, यानी आपके अखाद्य खलियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन। नीम की खली में 5.2% नाइट्रोजन होता है, और तत्व कौन सा पाया जाता है? एजाडिरेक्टिन तत्व पाया जाता है। इसके बाद आता है करंज की खली। करंज की खली में नाइट्रोजन होता है 3.9%। महुआ की खली में नाइट्रोजन होता है 2.5%, और तत्व पाया जाता है सेपोनिन। और जो रिसिनीन तत्व पाया जाता है वो किसमें पाया जाता है? अरंडी में पाया जाता है, और 4.3% क्या पाई जाती है? अपने नाइट्रोजन पाई जाती है। आ गया समझ में? चलो इसके आगे चलते हैं, यानी जो भी आपकी खलियां होती है उन खलियों का प्रयोग अपन कब कब करते हैं। ठीक है, खलियों का प्रयोग। तो यहां देखो फ्रेंड्स, आपको बताना है जितनी सभी खलियां हैं, किसको छोड़कर? महुआ की खली को छोड़कर। मैं ओनली एक शब्द यूज में काम में ले रहा हूं, ध्यान से सुन लेना कि सभी खलियां किसको छोड़कर? महुआ की खली को छोड़कर। यानी प्रयोग अपन कब करते हैं? बुआई के 15 दिन पहले। ओनली कब करते हैं? बुआई के 15 दिन पहले। तो यहां लिख देता हूं मैं महुआ को छोड़कर, महुआ की खली को छोड़कर सभी का बुआई के 15 दिन पहले करते हैं। कब करते हैं? बुआई के 15 दिन पहले करते हैं। फिर बात आती है यानी आपकी जो महुआ की, भाई सिंपल सी बात है, यहाँ लिखा महुआ की खली को छोड़कर, तो महुआ की खली के लिए भी याद रखना पड़ेगा। तो महुआ की जो खली होती है उसका प्रयोग करते हैं अपन बुआई के 2 महीने पहले। तो महुआ की खली का प्रयोग बुआई के 2 माह पहले करते हैं। दो चीजें आपकी यहां पर आ गई हैं।
एक नंबर एक पर अपन ने पढ़ा कि जितनी भी सभी खलियां हैं ओनली किसको छोड़कर, महुआ की खली को छोड़कर, उसके में अपन प्रयोग का जो समय होता है वो होता है बुआई के 15 दिन पहले, और जो महुआ की खली होती है उसका प्रयोग किया जाता है बुआई के लगभग 2 महीने पहले। और इस महुआ की खली का प्रयोग अपन कौन सी क्रॉप में करते हैं, आपके धान की क्रॉप में करते हैं। तो यहां लिख दीजिए धान की फसल में प्रयोग। ठीक है, ये तो आपके क्या हो गई, खलियां हो गई। खलियों के बाद में चलते हैं एक बार यानी मात्रा भी काम में ले लेते हैं कि कितनी थी मात्रा अपने काम में ली, अभी मैं भूल जाता, याद आ गई मुझे। मात्रा आपको ध्यान रखनी है 1 से 2 टन प्रति हेक्टेयर, यानी बहुत कम मात्रा काम में ली जाती है। क्यों ली जाती है, क्योंकि पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा है इनमें। ठीक है, चलो आते हैं नेक्स्ट आपके मछली की खाद, क्योंकि मछली की खाद भी कौन सी थी, आपकी शानदार कार्बनिक खाद थी। कौन सी थी, शानदार कार्बनिक खाद थी। तो यहां देख लेते हैं मछली की खाद। मछली की खाद, देखो मछली की खाद के अंतर्गत भी आपको क्या करना है, वही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम में याद रखना है। तो NPK, ये नाइट्रोजन होता है 4 से 10%, कितना होता है, 4 से 10% होता है। जो फास्फोरस होता है वो होता है 3 से 9%, और जो पोटेशियम होता है वो होता है 1 से 1.5%। फिर आता है हड्डियों का चूर्ण। हड्डियों का चूर्ण, हड्डियों का चूर्ण भी किसके अंतर्गत था, शानदार कार्बनिक खाद के अंतर्गत ही था। तो यहां देखो हड्डियों का चूर्ण, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, बोनविल के नाम से जानते हैं। हड्डियों का चूर्ण, और हड्डियों के चूर्ण को किस नाम से जाना अपन ने, बोनविल के नाम से जाना। देखो हड्डियों का चूर्ण में क्या होगा, कैल्शियम होगा, सिंपल सी बात है। कैल्शियम के साथ में फास्फोरस सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि हड्डियों में क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो फास्फोरस यहाँ पर अपने को पढ़ना क्या था, नाइट्रोजन फास्फोरस ही पढ़ना है, कैल्शियम से अपने को ज्यादा यहाँ मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रोजन होती है 1 से 2%, लेकिन जो फास्फोरस की मात्रा होती है बहुत ही ज्यादा, यानी यहाँ पर होती है 25 से 30%। कितनी होती है, 25 से 30% क्या होता है, फास्फोरस होता है। इसके बाद देखते हैं रक्त का चूर्ण, क्या देख लेते हैं, रक्त का चूर्ण। रक्त का चूर्ण, रक्त का चूर्ण में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है वो होती है 13 से 20%। कितनी होती है, 13 से 20% होती है। और जो फास्फोरस होता है वो होता है मात्र 1 से 2%। फास्फोरस कितना होता है, 1 से 2%। और पोटेशियम की बात की जाए तो पोटेशियम होता है 1%। कितना होता है, 1% होता है। ठीक है, यहां पर ये अपन ने देखा, क्या क्या देख लिया, यानी स्थूल कार्बनिक खाद, सॉरी शानदार कार्बनिक खाद के अंतर्गत अपन ने खलियां देखा, उसके बाद में अपन ने मछली की खाद देख ली, उसके बाद में अपन ने हड्डियों का चूर्ण देख लिया, उसके बाद में अपन ने रक्त का चूर्ण देख लिया। ठीक है, चलो यहां तक आपके खाद कंप्लीट होती है। खाद के बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक अपना आता है, और वो नेक्स्ट टॉपिक अपना कौन सा आता है, फर्टिलाइजर, यानी ये चीज अपन पढ़ चुकी। फर्टिलाइजर देखते हैं, देखो सिंपल सी बात है, उर्वरक। उर्वरक यानी क्या होगा, कारखानों में तैयार किया जाएगा। क्या होगा, कारखानों में तैयार किया जाएगा। भाई जो भी आपका खाद था वो खाद तो अपन क्या कर रहे थे, जो भी आपके कार्बनिक पदार्थ थे, जो भी अपशिष्ट थे, उनके सड़ने से ही तैयार हो रहा था। लेकिन जो भी आपका यानी फर्टिलाइजर है वो कारखानों में तैयार होगा। खाद और जो फर्टिलाइजर होता है इसमें डिफरेंस क्या होता है, तो यहाँ डिफरेंस अपन ये बताते हैं कि जो कार्बनिक यानी फर्टिलाइजर होता है उसमें क्या होता है, पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होते हैं, पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कंप्लीट ही पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, वर्गीकरण की। क्या कर लेते हैं, इसके वर्गीकरण की बात कर लेते हैं अपन। किसके, यानी आपका जो फर्टिलाइजर है इस फर्टिलाइजर का वर्गीकरण अपन करते हैं। तो देखो एक अपने जो यानी इसमें जो कितना परसेंट कौन सा तत्व पाया जाता है उसको अपन कहते हैं सांद्रता। तो यहाँ पर पहला जो वर्गीकरण अपन कर रहे हैं वो कर रहे हैं सांद्रता के आधार पर। किस आधार पर कर रहे हैं, सांद्रता के आधार पर कर रहे हैं।
सांद्रता के आधार पर उर्वरक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्च विश्लेषक उर्वरक और एक होता है निम्न विश्लेषक उर्वरक। पहला क्या देखा, उच्च विश्लेषक उर्वरक, और दूसरा अपन ने क्या देखा, निम्न विश्लेषक उर्वरक। अच्छे से समझना। उच्च विश्लेषक उर्वरक का मतलब यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ही अपन बात करेंगे, बाकी पोषक तत्वों की अपन यहाँ बात नहीं करेंगे। तो तीनों पोषक तत्व मिलकर यानी तीनों पोषक तत्व मिलकर भी यदि 25% से ज्यादा है तो वो क्या होता है, आपका उच्च विश्लेषक उर्वरक होता है। जरूर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीनों भी हो सकते हैं, लेकिन मात्रा उनकी कितनी जानी चाहिए, 25% से ज्यादा जानी चाहिए। और निम्न विश्लेषक का मतलब होता है यानी एनपीके की मात्रा लेस देन 25% होती है। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल उच्च विश्लेषक में बताया मैंने यूरिया। अब आपको याद रखना पड़ेगा यूरिया कि इस प्रकार का उर्वरक है, नाइट्रोजन वाला है, इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 46% होती है। तो ये किस प्रकार का, यहाँ तो सीधा सा आ गया 25% से ज्यादा, तो एग्जाम्पल यूरिया यहाँ पर अपने आ गया। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, यानी आपके डीएपी। डीएपी देखो, डीएपी में दो चीजें होती है, एक होता है नाइट्रोजन और दूसरा होता है फास्फोरस। नाइट्रोजन कितना होता है 18% और फास्फोरस कितना होता है 46%, यानी एक ही बहुत ज्यादा जा रहा है, कितना 46 जा रहा है, दोनों तो मिलके बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पर एग्जांपल अपन ने दे दिया डीएपी, और यहाँ पर अपन ने बताया कि नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस कितना होता है 46%। इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं एमओपी यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। म्यूरेट ऑफ पोटाश में जो पोटेशियम होता है वो अकेला ही कितना परसेंट होता है, 60% होता है। ऐसे ही अपन बात करें एसओपी सल्फेट ऑफ पोटाश, यानी जो पोटेशियम होता है वो अकेला कितना होता है, 50% होता है। समझ में आया कि मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि एनपीके की मात्रा ग्रेटर देन 25% होती है, यानी 25% से ज्यादा होती है, वो क्या कहलाता है, उच्च विश्लेषक उर्वरक कहलाता है। इसके बाद आता है निम्न विश्लेषक उर्वरक, यानी वे उर्वरक जिनमें एनपीके की मात्रा लेस देन 25% होती है। अब एग्जांपल इसमें अपन देखें तो देखिए सोडियम नाइट्रेट। एग्जांपल कौन सा देखा, सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन होती है वो होती है मात्र 16%। इसी के अनुसार दूसरा एग्जांपल अपन देखते हैं कैल्शियम नाइट्रेट। इस कैल्शियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 15%। और तीसरा एग्जांपल अपन देख लेते हैं अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनियम जो सल्फेट होता है उसमें जो नाइट्रोजन होती है वो होती है 20.5%। यानी इन तीनों में जो भी एग्जांपल अपन ने देखे लेस देन कितना परसेंट जा रहा है, 25% जा रहा है। और यहाँ जो अपने एग्जांपल देखे उनमें ग्रेटर देन 25% जा रहा है। आ गया समझ में। चलो इसके बाद आता है नेक्स्ट वर्गीकरण में अपन देखते हैं, यानी एनपीके की जो संख्या है उसके आधार पर, एनपीके की जो संख्या है उसके आधार पर अपन देखते हैं एनपीके की संख्या के आधार पर, यानी तीनों में से किस उर्वरक में कितनी पाई जाती है। तो अपन ने क्या कहा, एकल उर्वरक, क्या बोल दिया, एकल उर्वरक और संयुक्त उर्वरक। यदि एक पोषक तत्व ही पाया जा रहा है उसको तो क्या बोल दिया, एकल उर्वरक। और जो यदि दो या दो से ज्यादा पाए जा रहे हैं तो अपने वहां पर क्या कह दिया, संयुक्त उर्वरक कह दिया। तो यहां देखो इसका पहला अपन ने देखा एकल उर्वरक, क्या देख लिया, एकल उर्वरक। एकल उर्वरक का मतलब ओनली अकेला पोषक तत्व, यानी तीनों में से एनपीके में तीनों में से एक ही पाया जाता है, एक ही पाया जाता है, उसको अपन ने क्या कहा, एकल उर्वरक कहा। ठीक है। अब यहां पर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एग्जांपल देखिए अपन ने अभी यूरिया देखा था, यूरिया में ओनली क्या था, नाइट्रोजन था। यूरिया में क्या था, ओनली नाइट्रोजन था। किस प्रकार का एग्जांपल आ गया, एकल उर्वरक के अंतर्गत आ गया। फिर इसके बाद में एमओपी था, यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश था, ओनली क्या पाया जा रहा है, ओनली पोटेशियम पाया जा रहा है। तो यहाँ एग्जांपल अपन ने देखा एमओपी। जो आपका एसओपी है, सल्फेट ऑफ पोटाश, ओनली क्या पाया जा रहा है, पोटेशियम पाया जा रहा है। क्या हो गया, एकल उर्वरक हो गया। ऐसे ही अपन बात करें जो आपका अमोनियम सल्फेट होता है, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन होता है अकेला, यानी तीनों पोषक तत्वों में से एनपीके में से, तो ये भी क्या हो गया, एकल उर्वरक का एग्जांपल हो गया। ठीक है। चलो इसके बाद आता है संयुक्त उर्वरक।
क्या जाता है? संयुक्त उर्वरक। देखो संयुक्त उर्वरक का मतलब यानी दो या दो से ज्यादा पोषक तत्व एनपीके में से, सिंपल बात यहां मैं एक ही चीज कर रहा हूं, बाकी पोषक तत्वों की अपने को बात ही नहीं करनी है। ओनली और ओनली अपने को ध्यान रखना है एन, पी और के, यानी तीनों पोषक तत्वों में से दो या दो से ज्यादा पोषक तत्व पाए जा रहे हैं, उनको अपन क्या कहते हैं? संयुक्त उर्वरक कहते हैं। ठीक है, एन, पी, के तीनों में से दो या दो से अधिक पोषक तत्व यदि पाए जा रहे हैं, वो उर्वरक कौन सा होता है? संयुक्त उर्वरक। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल यहाँ एक तो आपका पड़ा हुआ है डीएपी, डीएपी में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों आ रहे हैं, तो ये किस प्रकार का एग्जाम्पल हो गया? आपके संयुक्त का हो गया। उसके बाद आ जाते हैं अपन, यानी आपके एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा लेते हैं? पोटेशियम नाइट्रेट। देखो सिंपल साफ, आपको साफ साफ नजर आ रहा है, पोटेशियम यानी के और नाइट्रेट का मतलब नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों पाए जा रहे हैं, तो किस प्रकार का उर्वरक हो गया? आपके संयुक्त उर्वरक हो गया। इसके बाद इसी के अंतर्गत अपन एक चीज और पढ़ लेते हैं, मिश्रित उर्वरक। क्या पढ़ते हैं? मिश्रित उर्वरक पढ़ते हैं, हालांकि बहुत अलग है। तीसरा इसका मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक का मतलब ये होता है कि यानी केमिकली रूप से वो तीनों एक साथ नहीं है, लेकिन वहां पर अपन क्या करें? अपन ने क्या किया? उनको बाहरी रूप से एक साथ मिला दिया। अरे यूरिया एक, अपन ने क्या कर दिया? यूरिया और उसके साथ में आपका डीएपी, उसके साथ में अपन ने कोई भी पोटेशियम वाला उर्वरक एक साथ ले लिया, उसको अपन ने क्या कर दिया? मिश्रित उर्वरक कह दिया। यानी बाहरी रूप से एनपीके एक साथ, बाहरी रूप से एनपीके को मिलाना, ये क्या कहलाता है? मिश्रित उर्वरक। और ये आपके अनुपात के रूप में अपन कोई भी शब्द यानी ले सकते हैं, कितने भी अनुपात में अपन ले सकते हैं इसको। ठीक है, चलो ये अपने किस प्रकार यानी संख्या के आधार पर हो गया। इसके बाद आता है अपने यानी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो देखते हैं, वो देखते हैं अपन अपने जो भी उर्वरक हैं वो कौन कौन से उर्वरक हैं। तो इनमें लेते हैं नत्रजन उर्वरक। कौन सा ले रहा हूं मैं? नत्रजन उर्वरक। यानी नत्रजन को मैंने कहा नाइट्रोजन वाले उर्वरक, नाइट्रोजन उर्वरक यानी वे उर्वरक जिनमें ओनली क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ओनली नाइट्रोजन ही पाया जाता है। अब इन नत्रजन उर्वरकों को अपन वापस कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 4 भागों में डिवाइड करते हैं। देखो पहला देखते हैं नाइट्रेट उर्वरक। क्या देखते हैं? नाइट्रेट उर्वरक। अरे अपन ने पोषक तत्व पढ़े थे, और पोषक तत्वों में जो नाइट्रोजन था उसका 2 रूप अपन ने पढ़े थे। एक अपन ने देखा था नाइट्रेट और दूसरा रूप अपन ने देखा था अमोनिया। याद आया? तो यहाँ पर यानी अपन क्या करेंगे? नाइट्रेट वाले उर्वरक हैं वो लेंगे, क्योंकि नाइट्रोजन किस रूप में पाई जा रही है? यहाँ पर यानी नाइट्रेट के रूप में पाई जा रही है। आया समझ में? चलो फिर यहाँ आपको ये बताना है कि नाइट्रेट में याद करो वापस, मैंने गतिशीलता भी पढ़ाया था, यानी गतिशीलता के आधार पर मैंने आपको वहां पर नाइट्रेट जो था वो ये बताया था कि सर्वाधिक गतिशील है। आया कुछ याद में? तो यहां देखो, यानी पहली कंडीशन अपने लिख दी कि सर्वाधिक गतिशील। क्या लिखा? सर्वाधिक गतिशील। दूसरी कंडीशन देखो, यानी जो नाइट्रेट उर्वरक है, ये नाइट्रेट उर्वरक क्या करते हैं? यानी किस प्रकृति के होते हैं? तो ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी अपना जो अपन खेत में डालेंगे, मृदा में डालेंगे, तो ये अपना क्या करता है? क्षारीय प्रभाव दिखाता है। और उसके बाद में आता है यानी इनकी निक्षालन के लिए, निक्षालन के द्वारा सबसे ज्यादा हानि होती है। लीचिंग जो क्रिया होती है, उस लीचिंग क्रिया द्वारा सबसे ज्यादा हानि किसकी होती है? जो आपके नाइट्रेट उर्वरक हैं, निक्षालन द्वारा सर्वाधिक हानि। ठीक है, चलो यहाँ पर ये चीज अपन ने देखी। अब यहाँ पर इनके एग्जाम्पल अपने बताने हैं। तो देखो सोडियम नाइट्रेट, अपन एग्जाम्पल अपने क्या देखा? सोडियम नाइट्रेट। उसके बाद एग्जाम्पल देख लिया कैल्शियम नाइट्रेट। क्या देख लिया? कैल्शियम नाइट्रेट। यानी ये नाइट्रेट वाले उर्वरक अपन ने 2 देखे। इसके बाद आता है इसका दूसरा अमोनियम उर्वरक।
क्या आ जाता है अपने पास में, अमोनियम उर्वरक। यानी जो नाइट्रोजन है वो किस रूप में पाई जा रही है, अमोनिया के रूप में पाई जा रही है। आ गया समझ में। तो अमोनियम उर्वरक किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और जो आपके नाइट्रेट वाले थे उनकी प्रकृति क्या थी, क्षारीय प्रकृति थी। इसके अंतर्गत अपन ने एग्जांपल देखा, अपन ने देखा अमोनियम सल्फेट। क्या देख लिया, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम जो सल्फेट होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, नाइट्रोजन कितना होता है, 20.5% होता है। और जो दूसरा एग्जांपल अपन ले लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। दूसरा एग्जांपल कौन सा लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड में नाइट्रोजन होता है वो कितना होता है, 26% होता है। कितना होता है, 26% होता है। चलो इसके बाद में इसका तीसरा देखते हैं। और तीसरे में क्या करते हैं, यानी नाइट्रेट और अमोनियम दोनों को एक जगह कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नाइट्रेट और अमोनियम जो है उसको दोनों को एक जगह कर देते हैं। यानी अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक, अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक दोनों एक साथ आ रहे हैं। तो यहां अपन बात करें, अब देखो पहला एग्जांपल तो इसी के नाम से ले लो, अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट के नाम से ले लो, क्या आ गया आपके, अमोनियम नाइट्रेट। यानी अमोनिया नाइट्रेट के रूप में भी, सॉरी जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन आपके किस रूप में पाई जा रही है, अमोनियम के रूप में भी पाई जा रही है और नाइट्रेट के रूप में भी पाई जा रही है। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है इसमें नाइट्रोजन कितनी होती है, 33 से 34% होती है। कितनी होती है, 33 से 34% होती है इसमें अमोनियम नाइट्रेट में। फिर बात आती है इसका नेक्स्ट जो एग्जांपल अपन देखते हैं, वो नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं ASN, यानी आपका अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। पूरा नाम क्या हो गया, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट यानी ASN। ASN जो होता है इसमें देखो दो जो रूप है, यानी आपका अमोनिया और नाइट्रेट। यानी अमोनिया 75% होता है और जो नाइट्रेट होता है वो 25% होता है। अब बात करें इसमें नाइट्रोजन यानी कंप्लीट कितनी होती है, तो नाइट्रोजन होती है 26% होती है। ठीक है, यानी ये 26 का 75% तो अमोनिया होता है और 26% का 25% कितना होता है, कौन होता है, नाइट्रेट होता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल के अंतर्गत देखते हैं केन, यानी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको अपन क्या कहते हैं, किसान खाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसान खाद के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। यानी केन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखो इस कैल्शियम अमोनियम जो नाइट्रेट होता है इसमें नाइट्रोजन होती है 26%, यानी 25 भी ऑप्शन आ सकता है, 26 भी आपके आ सकता है। तो आपने बताया कि नाइट्रोजन कितनी होती है, 26% होती है। ये किस प्रकार यानी इसकी जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, उदासीन प्रकृति होती है। कैसी होती है, उदासीन प्रकृति होती है। यानी ये ना तो मृदा पर अम्लीय प्रभाव छोड़ता है और ना मृदा पर क्षारीय प्रभाव छोड़ता है। और इसका चौथा आता है एमाइड उर्वरक। क्या आता है, एमाइड उर्वरक। यानी जो नाइट्रोजन होगी वो एमाइड रूप में पाई जाएगी। एमाइड को अपन क्या कहते हैं, कार्बनिक उर्वरक भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं एमाइड को, कार्बनिक उर्वरक के नाम से भी जानते हैं। यहां आपको बताना है एग्जांपल बताना है। एग्जांपल के अंतर्गत अपन देखते हैं यूरिया, यानी आपका जो यूरिया होता है वो कौन सा उर्वरक है, एमाइड या कार्बनिक उर्वरक है। फिर आता है दूसरा एग्जांपल कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड, ठीक है। कैल्शियम जो साइनामाइड होता है यहाँ नाइट्रोजन होते हैं 21% और यूरिया का आपको पता है कितना होता है, 46% होता है। यहाँ पर अभी अपन ने देखा नाइट्रोजन वाले उर्वरक। जो भी आपके फास्फोरस और पोटेशियम वाले उर्वरक हैं वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।